हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स के आज हम 15वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी की तुलना कीजिए और दूसरा पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करो। 11 नंबर में करेंगे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करेंगे उसमें मैंने सिनॉप्सिस करवाया है आपको, मतलब मैं सिनॉप्सिस से आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी जानकारी आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आई हूँ। रक्षाबंधन ऑफर निकाला है जीके विद आकांक्षा टीम द्वारा। इसमें प्री और मेंस के नोट्स के इसलिए आपको ऑफर है। ऑफर 25% का है, 25% ऑफ रहेगा और ये 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन का डिस्काउंट है और ये महा बचत ऑफर है। आपको कोई भी नोट्स आप लेते हैं, मतलब प्री का पैकेज लेते हैं या मेंस का, या प्री और मेंस दोनों का लेते हैं, तो आपको 25% का डिस्काउंट रहेगा। साथ में कोरियर चार्ज आपका अलग रहेगा। तो आप इसको मंगवा सकते हैं। जितना जल्दी ऑफ़र आप जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि बाद में 20-21 तारीख में, या आप मुझे अभी बुकिंग कर सकते हैं 18, 19, 20 में, क्योंकि बाद में हो सकता है कि समय के कारण मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँ या हमारी टीम कोई आपको जवाब नहीं दे पाए। तो आप जितना जल्दी हो सके अपना बुकिंग कर दीजिएगा। मेंस के अगर नोट्स का रिव्यू देखा जाए तो जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ, मतलब ये जो आप पढ़ा रही हूँ, यही मेरे मेंस के नोट्स का रिव्यू है। ऐसे ही प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिलेंगे। मेंस का जो पैकेज है वो आपको 39 और 47 बुकलेट का मिलता है। 39 बुकलेट में आपको 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के आंसर्स मिलते हैं और 47 बुकलेट में आपको 3 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर के आंसर के साथ पुराने 5 साल के पेपर भी मिलते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमारा प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री का पैकेज की आपको 12 बुकलेट मिलती है, इसमें भी आपको डिस्काउंट है, तो ये आप मंगा सकते हैं। नोट्स ग्लॉसी सीट में रहेंगे। ऊपर आपको ग्लॉसी सीट का कवर पेज रहेगा। ग्लॉसी सीट का कवर पेज इसलिए रहेगा, दो मेंस और प्री दोनों का, कि ताकि आपकी कॉपी जो रहे सेफ रहे। ऊपर पुष्टे से डायरेक्ट ऊपर कॉपी किया हुआ पेज नहीं रहेगा। अंदर आपके प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स रहेंगे और प्री के नोट्स के साथ आपको एक प्रैक्टिस प्रश्न का सेट भी मिलेगा। तो और मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी और प्री के नोट्स के साथ भी आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी की तुलना। तो महमूद गजनबी कौन था? तो महमूद गजनबी एक सफल सेनापति था और कुशल योद्धा था। महमूद गजनबी कौन था? एक सफल सेनापति था और कुशल योद्धा था। और मोहम्मद गौरी जो था, महमूद के समान ना तो महान सेनापति था और ना ही कुशल योद्धा था। पहला पॉइंट याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी वही थे जिन्होंने आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, तो इन्हीं ने ही युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद ही जो हमारे दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी, पूरा दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के बाद से ही आया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी जिसमें जीता था। महमूद गजनबी के बारे में आपने सुना होगा। महमूद गजनबी ने का जो मकसद था भारत में केवल लूट करना था, क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारा भारत जो था पूरी तरह से संपन्न था। अब जब महमूद गजनबी भारत पे आया था तो ये लूटने के इरादे से ही भारत को आया था और महमूद गजनबी को हम इसी नाम से जानते हैं। उसने हमारे भारत में 17 बार आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी का ये मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया। अब हम इनमें अंतर पढ़ते हैं। तो महमूद गजनबी एक बहुत ज़्यादा सफल सेनापति था और कुशल योद्धा था, जबकि मोहम्मद गौरी ना तो सफल योद्धा था और ना ही एक महान सेनापति था। महमूद गजनबी का जो भारत पर आया था तो उसका आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था मात्र धन संपत्ति लूटना, मूर्ति पूजा का विध्वंस करना था। मतलब वो चाहता था कि मुस्लिम सत्ता पूरे विश्व में स्थापित हो और जितना ज़्यादा देशों से हम लूट कर पाएँ वो लूट लो। तो महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति लूटना और मूर्ति पूजा का विध्वंस करना। जबकि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत में स्थायी शासन स्थापित करना। भारत में स्थायी शासन स्थापित करने के लिए ही उसने पृथ्वीराज चौहान से 2 बार युद्ध लड़ा था। पहले बाल लड़ाई में जो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। और दूसरी बार क्या हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था
और हमारे जो चौहानों की हार हो गई थी और यहाँ पे हमारे भारत में मुस्लिम सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। महमूद गजनबी जो था रचनात्मक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। दूरदर्शी राजनीतिक से मतलब उसका आ गया यहाँ पे, धन लूट गया, उसकी अच्छी शक्ति चल रही थी, वो चाहता तो भारत पे राज कर सकता था, लेकिन उसने अपनी दूरदर्शिता को नहीं देखा, दूर का नहीं सोचता था। वो केवल अपने यही मतलब जो उसका केवल यही मकसद था, लूट लो और यूज़ कर लो। जबकि गौरी जो था वो राजनीतिज्ञ दूरदर्शी शासक था, वो दूर की सोचता था। महमूद ने जिस काम को उठाया उसमें वह कभी असफल नहीं हुआ। मतलब महमूद गजनबी जो काम करने के लिए वो सोचता था वो ज़रूर करके रहता था, वो कभी असफल नहीं होता था, क्योंकि उसने कभी असंभव काम को हाथ में लिया ही नहीं। मोहम्मद गौरी कभी कभी ऐसा काम हाथ में लेते थे जिनको पूरी करने की क्षमता उनमें नहीं थी, जबकि मोहम्मद गौरी क्या करते थे, कभी कभी ऐसा काम हाथों में ले लेते थे जिनकी पूरा करने की क्षमता उसमें नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान को भी हराने के लिए उन्होंने दूसरे शासक की सहायता ली थी। तो महमूद काम को जो करता था उसमें कभी असफल नहीं होता था, जबकि मोहम्मद गौरी असफल हो जाते थे। तो इस प्रकार से 5 नंबर में आपको आ सकता है कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी की तुलना कीजिए, तो आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मैंने एक नोट्स में आपको सिनॉप्सिस दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आप देखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सिनॉप्सिस, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन देखो इस प्रकार से, इस एक पेज में आपको मैं पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझा दूँगी। कोई भी प्रश्न आएगा आप अपने मन से डिटेल में लिख पाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं? अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी मैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे थे। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद सफलता प्राप्त कर ली। अब वो भारत पर शासन करने लगा। उनके कोई बच्चे थे या बच्चे नहीं थे, उनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब उनकी मृत्यु के बाद वो जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने अपना सब कुछ पूरा राजपाट था इन्हीं को सौंप दिया था। तो उनकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की बागडोर संभाली। चूँकि वो उनके गुलाम थे तो इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इब्न बतूता नहीं थे, इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश आए, वो भी उनके गुलाम थे, तो वो गुलाम वंश का शासन चलता रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 में शासन किया। 1206 में उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से 1210 तक उन्होंने शासन किया था। फिर इल्तुतमिश आ गए थे, तो ये उनका शासन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक। अब इनकी कठिनाइयाँ क्या थी, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैंने अलग से भी आपको 5 नंबर में इतिहास का जो नोट्स है उसमें दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन पर बैठा तो उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। तो तुर्क अमीरों की, सबसे तुर्क जो अमीर थे वो इनके अब ये क्या है, गुलाम थे। अब जो अमीर थे वो, जब ये गुलाम कोई बैठेगा तो अमीरों को तो चिढ़ होएगी। तो तुर्क अमीर जो थे उनके साथ इनकी मेन समस्या थी। तो तुर्क अमीर जो थे इनके शासन में समस्या पैदा कर रहे थे, तो इन्होंने उसको बहुत सफलतापूर्वक उनसे मतलब जो भी उनसे वार्तालाप या लड़ाई की, तो उन्होंने तुर्क जो अमीर का जो पद था वो ख़त्म कर दिया। गुलाम प्रतिद्वंदी, मतलब एक गुलाम तो होता नहीं है शासक का। जब मोहम्मद गौरी ख़त्म हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके साथ और भी बहुत सारे गुलाम थे। तो वो उनके लड़ाई करने लगे कि मतलब प्रतिद्वंद करने लगे, कंपटीशन करने लगे कि हमें भी शासक बनना चाहिए। तो उनको भी सही करना इनके बीच मेन कठिनाई थी, कैसे गुलामों को सही करें। सीमा प्रांतों की रक्षा, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासन पर बैठे थे तो उस समय सीमा प्रांतों की सुरक्षा सबसे बड़ा जो कदम था, क्योंकि सीमा प्रांत पर दूसरे जो शासक थे, दूसरे जो राज्य थे, दूसरे देश थे, वो आक्रमण करने लगे थे। इसके बाद उत्तर में जो वातावरण था बहुत ज़्यादा अशांत था, जिसका सामना भी ऐबक को करना पड़ा था। राजपूतों की शक्ति का दमन करना, उसके बाद उन्होंने राजपूतों की जो पृथ्वीराज चौहान तो ख़त्म हो गए थे, अब उनके जो और भी जो वंशज थे वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे इनके आगे, तो उनकी शक्ति का दमन करना भी इनका एक मेन उद्देश्य था। उसके बाद बंगाल बिहार में भी विद्रोह हुए थे, जो इनके लिए एक मेन कठिनाई थी। इसके बाद इनके कार्य क्या हैं, कार्य और उपलब्धियाँ। अब आपसे पूछेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्य उपलब्धि, ये मैं इंट्रो बता रही हूँ। ये आप एक सिनॉप्सिस इसलिए बना दिया था मैंने, क्योंकि आपके सामने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे कि अब उनकी कठिनाइयाँ क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने काल में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। तो फिर अब ये जो मैं बता रही हूँ ये लिखेंगे और इनके आगे डिटेल लिखेंगे। ये मैंने अलग से भी 5 नंबर में दिया है। तो सबसे पहले ताजुद्दीन यलदौज का दमन किया। ताजुद्दीन यलदौज इनसे बहुत ज़्यादा बुराई लिए हुए थे जब से ये शासन पर बैठे थे और इनको बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो इन्होंने ऐबक ने इनका दमन किया था। कब किया था? 1208 में। इनकी दूसरी जो उपलब्धि थी वो थी, इन्होंने तुर्की सरदारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहाँ की पहले के शासक क्या करते थे
कि पहले के साथ साथ क्या है, लड़ाइयों के साथ जीतने के साथ साथ एक और उनका मतलब एक और तरीके से दूसरे राज्यों से दोस्ती बढ़ाते थे। उनकी जो लड़कियां रहती थी, राजाओं की बहनें रहती थी, राजाओं की बेटियां रहती थी, उनसे विवाह कर लेते थे तो ये उनके दामाद बन जाते थे और उनके लोगों के बहुत अच्छे संबंध हो जाते थे। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करना तुर्की सरदारों से, ये इनका एक दूसरा कदम था। दूसरा था बदायूं के हिंदू सरकारों का इन्होंने दमन किया था, बंगाल तथा बिहार अपने अधीन कर लिए थे। दूसरी, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाल दी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाए थे, इसी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपसे बोलेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अगर आपसे प्री में पूछेंगे तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछेंगे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। तो कुतुब मीनार की ईव। अब आपसे पूछें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करो, तो आप कैसे करेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ही मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। पूरी दिल्ली सल्तनत जो थी वो इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। कुशल कूटनीतिज्ञ थे, बहुत कूटनीतिक तरीके से ये कोई भी कार्य करते थे। वफादार थे और साहसी थे, ये वफादार भी थे और साहसी भी थी। प्रजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, मतलब प्रजा प्रेमी थे। योग्य गुलाम थे और प्रतिभाशाली एक सफल सेनानायक थे। लेन पूल के अनुसार वह मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। लेन पूल ने क्या कहा कि वह मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। इस प्रकार हमने पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को एक सिनॉप्सिस में पढ़ लिया। ये सिनॉप्सिस आपको मेरे मेंस के नोट्स में भी, आधुनिक इतिहास के नोट्स में, मध्यकालीन इतिहास के नोट्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।